तो एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आपको ये चीज़ दिखाता हूँ इसकी। वो हमें स्कॉर्पियो एन के अंदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू इनोवा क्रिस्टा। तो एक बार मैं इसका पावर मोड भी आप सभी को चेक करवा देता हूँ कि जो पिकअप है वो कैसा गाड़ी का एकदम से इमीडिएट बढ़ जाता है और जो पावर है वो नेक्स्ट लेवल चली जाती है इस गाड़ी की। दोस्तों अगर आप 25 से 30 लाख के बीच में कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये दोनों गाड़ियाँ हो सकता है आपके दिमाग में भी आएँ और इन दोनों के बीच में आपको भी कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड हमारे एक तरफ है इनोवा क्रिस्टा, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार गाड़ी लो और सालों तक फिर डीजल डलवाओ और चलाओ। एंड दूसरी तरफ है हमारे स्कॉर्पियो एन, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी रोड प्रेजेंस, परफॉर्मेंस एंड पावरफुल इंजन के लिए। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशु कंडवाल और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इनोवा क्रिस्टा एंड स्कॉर्पियो एन के अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स एंड रोड प्रेजेंस के बारे में, जिसमें ऑब्वियसली हमारी जो स्कॉर्पियो एन है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है और ये थोड़ी सी मतलब पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है हर एक की। तो अगर बात मेरे सजेशन की करी जाए तो मेरा सजेशन है कि जो स्कॉर्पियो एन है उसकी लुक्स एंड रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इनोवा क्रिस्टा। एंड अब बात कर लेते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है ड्राइव क्वालिटी, क्योंकि उसमें वो मतलब ऑब्वियसली गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी ज़्यादा है और जो गाड़ी की हाइट है वो थोड़ी ऊपर फील होती है सड़क पे जब हम चलते हैं। तो उसमें जो मतलब ड्राइव करने में जो ज़्यादा मज़ा आता है वो हमें स्कॉर्पियो एन के अंदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू इनोवा क्रिस्टा। एंड जो इनोवा की ड्राइव क्वालिटी है वो थोड़ी स्मूथ एंड कंफर्ट की तरफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। एंड अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। एंड ये जो पॉइंट है ये मतलब टोटली महिंद्रा के फेवर में जाता है, क्योंकि जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन आती है इसके अंदर हमें फीचर्स वगैरह महिंद्रा मतलब भर भर के दिए हैं। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर हमें सनरूफ देखने को मिलती है ऊपर वाले वेरिएंट में, इस गाड़ी के अंदर हमें हिल डिसेंट कंट्रोल देखने को मिलता है, इस गाड़ी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है। एंड ऐसे ही थोड़े बहुत फीचर्स और हैं, जैसे इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले हमें प्रॉपर वायरलेस देखने को मिलता है, जो कि हमें इनोवा क्रिस्टा के अंदर ये सभी फीचर्स देखने को नहीं मिलते। एंड फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पावर एंड परफॉर्मेंस। तो पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ बहुत शानदार हैं, बट अगर आप मतलब थोड़ा सा रग्गेड ड्राइव करते हो, थोड़ा ऑफ रोड पैच पे ज़्यादा चलते हो, तो उस केस के अंदर मतलब ये जो स्कॉर्पियो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और पावर का हमें कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता। और इशू हमें पावर का इनोवा के अंदर भी देखने को नहीं मिलता, बट वो थोड़ा सा मतलब आ जाती है बात, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर हमें प्रॉपर एसयूवी वाला मिलता है, तो ये गाड़ी मतलब इजीली बैड रोड्स वगैरह कंडीशंस को इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। एंड फ्रेंड्स, यही कुछ पॉइंट्स थे जो स्कॉर्पियो एन के मतलब मुझे अच्छे लगते हैं और जो इसके अंदर मतलब हमें इनोवा के कंपैरिजन में थोड़े अच्छे देखने को मिलते हैं। और बाकी अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये जो गाड़ी है इसके अंदर हमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी देखने को मिलती है। एक जो फील है बॉडी का वो एसयूवी वाला है, तो डेफिनेटली आपको ड्राइव करते हुए एक अलग मज़ा मतलब फील होगा इस गाड़ी के अंदर। एंड फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारी प्यारी इनोवा क्रिस्टा के पास, जो कि मतलब टोयोटा की तरफ से आने वाली एक बहुत ही रिनाउंड गाड़ी है और इसको मैं मतलब काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ। और ये गाड़ी जो मेरी है वो 1,60,000 के करीब चल चुकी है, जिसका कि मैंने अभी ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड इसकी जितनी भी मेंटेनेंस कॉस्ट आज तक इसको आई है, मतलब 2018 का ये वेरिएंट है, वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर करी है। अगर आप वो चाहते हैं तो आप ये आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने इनोवा क्रिस्टा के बारे में। तो इसके अंदर हमें जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है वो है इसका कंफर्ट। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल गाड़ी देखना चाहते हैं, इवन कि आप ड्राइवर के लिए भी एक कंफर्टेबल गाड़ी देखना चाहते हैं, आप खुद गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो ये गाड़ी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। एंड जो इनोवा है वो काफ़ी फेमस है अपने रेयर सीट कंफर्ट के लिए। आपने देखा होगा मतलब कई लोग इसको सिर्फ एक मतलब सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार की तरह रखते हैं, जिसमें मतलब वो एक ड्राइवर हायर कर लेते हैं और जो अपने लिए वो जो सीट रखते हैं वो रेयर वाली रखते हैं इसकी, क्योंकि इस गाड़ी की जो रेयर सीट्स हैं उसके अंदर कंफर्ट भर भर के मिलता है हमें। मतलब उस गाड़ी के अंदर जब हम रेयर सीट पे बैठते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि हम जैसे किसी घर के सोफ़ा के ऊपर बैठे हों। तो ऑब्वियसली ये जो गाड़ी का जो रेयर सीट्स का जो कंफर्ट है वो स्कॉर्पियो एन से कई गुना ऊपर है, मतलब उसको हम उस चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी स्कॉर्पियो एन के अंदर और ऐसी कुछ की देखने को मिलती है हमें इस गाड़ी की। ये गाड़ी पुश स्टार्ट नहीं आती, मतलब नॉर्मली है इसकी जो चाबी है। और इससे जो ऊपर वाले वेरिएंट आते हैं उनके अंदर हमें पुश स्टार्ट देखने को मिलता है। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एक बार इसका ड्राइव रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने गाड़ी को स्टार्ट करा, इतनी साउंड आती है मतलब जब गाड़ी स्टार्ट होती है हमारी। और अभी मैं इसका एसी ऑन कर लेता हूँ। एसी भी इस गाड़ी के अंदर हमें काफ़ी पावरफुल देखने को मिलता है। और वैसे एसी तो मतलब दोनों गाड़ियों का ही अच्छा है, चाहे हम बात इनोवा की कर ले चाहे हम स्कॉर्पियो एन की कर ले। इसका ऑटो ऑन ऑफ मैं ऑफ़ कर देता हूँ एक बार, वरना क्या होता है कि कभी कभी ये ना बीच रास्ते में जैसे हल्की सी ब्रेक मारी तो वहाँ पे भी गाड़ी बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी इस गाड़ी के अंदर मतलब ये देखो हमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। मतलब ये वाले जो शीशे हैं इसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी काफ़ी मतलब ब्रॉड है, तो विजिबिलिटी की कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती। और गाड़ी में हमें मतलब प्रॉपर सनरूफ भी आती है। तो मतलब वैसे कभी अभी तो जैसे धूप है तो इसलिए मैंने बंद करी हुई है, वरना गाड़ी के अंदर जो गर्मी वगैरह वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और अदरवाइज़ गाड़ी की जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। फ्रंट का जो ये शीशा है
जो हमारी फ्रंट विंड स्क्रीन है ये भी बहुत अच्छी है और वाइड है, तो विजिबिलिटी का कोई इशू गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कुछ गाड़ी का हमारा ये इंटीरियर आता है और ये चीज़ बड़ी क्लासिक सी लगती है मुझे, मतलब एक प्रीमियम फील देती है ये इस बजट के अंदर। मतलब मुश्किल है ऐसी गाड़ियाँ, मतलब जो एसयूवी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये वाला फील हमें मिलता है, तो ये गाड़ी डेफिनेटली वो चीज़ें हमको प्रोवाइड करवाती है। एंड इस गाड़ी के अंदर हमें 3 मोड देखने को मिलते हैं, जैसे इनोवा के अंदर हमें इको मोड, नॉर्मल मोड और पावर मोड देखने को मिलता है। सेम चीज़ इस बटन के थ्रू, ये जो बटन यहाँ पे दिख रहा है इससे हम चेंज कर सकते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है वो ज़ैप होता है और इस गाड़ी के अंदर 3 मोड आते हैं, जैसे ज़िप, ज़ैप, जूम। तो मतलब ज़िप का मतलब वही इको मोड हो गया, ज़ैप का मतलब जो नॉर्मल मोड होता है हमारा, और जूम का मतलब जो इसका पावर मोड है बेसिकली। तो एक बार अभी मैं जहाँ मुझे खाली सड़क दिखेगी इस गाड़ी को एक बार रैप करके आपको इस गाड़ी के साउंड चेक करवाऊंगा कि कैबिन के अंदर इस गाड़ी की कितनी साउंड आती है। बस इस गाड़ी के साथ एक छोटा सा इशू हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे छोटे मोटे गड्ढे आते हैं या अनइवन सरफेस आता है सड़क पे, तो थोड़ी सी मतलब गाड़ी ऐसे करती है और वो इस गाड़ी का नेचर है इसकी हाइट की वजह से। तो एक बार मैं गाड़ी को एक बार रैप करके आपको इसकी इंजन की साउंड सुनाता हूँ कि कैबिन के अंदर कितनी साउंड हमें सुनने को मिलती है। तो इतनी इंजन की साउंड हमें गाड़ी के कैबिन के अंदर सुनने को मिलती है जब हम गाड़ी को रैप करते हैं। और इस गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल भी लैगी फील नहीं करवाता हमको, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एंड अगर हम गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाते हैं जो इसका स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और वैसे अगर हम नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हैं इसको तो इसका जो स्टीयरिंग है वो मतलब काफ़ी लाइट फील करवाता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है। और जो हमारी इनोवा क्रिस्टा है उसके अंदर वही हमारा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, तो वो थोड़ा सा हार्ड फील होता है। और स्पेशली उनको ज़्यादा प्रॉब्लम देता है वो जो जिन्होंने मतलब पहले कभी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गाड़ी ड्राइव नहीं करी है या जिनको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग वाली गाड़ी की आदत है। एंड अगर बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर हमें जो सीटिंग कंफर्ट है वो कैसा देखने को मिलता है, तो ड्राइविंग सीट के अंदर मतलब किसी तरह की कमी नहीं है। तो ये ओवरऑल ड्राइव व्यू है इस गाड़ी का, और ये गाड़ी मतलब बहुत अच्छी है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपनी इनोवा क्रिस्टा के अंदर, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट गाड़ी है। मतलब दोनों में से अगर बात करी जाए तो ये वाली गाड़ी मेरी थोड़ी ज़्यादा फेवरेट है। और इसकी चाबी है जो कुछ ऐसी देखने को मिलती है, मतलब काफ़ी क्लासिक सी इसकी की आती है, और टोयोटा मतलब सभी गाड़ियों की लगभग ऐसी ही की देता है। और ये जो गाड़ी है ये हमारी पुश स्टार्ट रहने वाली है, और ये जो मेरी गाड़ी है ये इनोवा क्रिस्टा का वी वेरियंट है। तो एक बार इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू आपको देते हैं। तो इस गाड़ी को एक बार अभी स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले एक बार बता देना चाहता हूँ इसका जो ये गियर लीवर है ये थोड़ा सा शेक करता है जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गाड़ी का नेचर ही कुछ ऐसा है। ये जो गाड़ी मतलब अगर आप आज ब्रांड न्यू भी लोगे तो उसके अंदर भी आपको सेम ही फील देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आपको ये चीज़ दिखाता हूँ इसकी। तो फ्रेंड्स ये वो शेक है जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये नॉर्मल है। मतलब कई लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है और कई लोगों को थोड़ा सा एनोइंग लगता है, ये जिन्होंने मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। जो टोयोटा लवर्स हैं उनको ये चीज़ मतलब पता होगी कि ये चीज़ें टोयोटा की गाड़ी में हमें देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर अगर बात कर ली जाए विजिबिलिटी की, तो गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इवन की जो हमारी फ्रंट की जो विंड स्क्रीन है और जो ये साइड के जो मिरर्स हैं इनकी भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये जो मिरर हैं ये हमें स्कॉर्पियो के कंपेरिजन में थोड़े छोटे देखने को मिलते हैं, बट विजिबिलिटी की किसी भी तरह की कमी देखने को हमें नहीं मिलती इन मिरर्स में। और ये हमारा जो रियर व्यू मिरर है ये भी बहुत अच्छा मतलब व्यू देता है हमें। और ये जो गाड़ी के अंदर जो पिलर्स आते हैं ये भी किसी तरह की मतलब डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करते। एंड इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। डेफिनेटली टोयोटा ने इस गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम वाली फील जो है वो दी है। जो जैसा कि ये गाड़ी 2016 का मतलब लॉन्च है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ही क्लासिक है। मतलब पर्सनली मुझे इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा और सुंदर लगता है। एंड अगर बात करी जाए इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में, तो इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और रोड मतलब जैसी भी हो, रोड की कंडीशन कैसी भी हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। ये गाड़ी आपको कंफर्ट हमेशा प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको मतलब कहीं पे रोड अनइवन भी देखने को मिलती है तो ये गाड़ी उसको इजीली हैंडल करती है। अगर इसके सस्पेंशन को मैं स्कॉर्पियो के सस्पेंशन के साथ कंपेयर करूं तो उसके अंदर हमें वो जो थोड़ा सा एक शेक है जो बॉडी का वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर वो जो शेक है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। और ये चीज़ डेफिनेटली मतलब जो स्कॉर्पियो है ना उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से है, उसकी हाइट की वजह से है। वो गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ऊँची है, तो उस गाड़ी का जो नेचर है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मतलब बॉडी रोल वाला हो जाता है। और जो इस गाड़ी के अंदर हमें स्टीयरिंग देखने को मिलता है वो एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है। और जो हमारी स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियन है उसके अंदर वो स्टीयरिंग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है। मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है उस हिसाब से मुझे जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है उसका फील थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस स्टीयरिंग की वजह से मतलब जो रोड पे जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बनी रहती है, ऐसा मेरा मानना है। और आजकल जो मैक्सिमम लोग हैं उनको जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो सिटी ड्राइव के अंदर जो कंफर्ट है और जो एक जो लाइटनेस है वो स्टीयरिंग के अंदर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है हमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है। बट ये जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है इसके अंदर डेफिनेटली थोड़ी सी हार्डनेस बनी रहती है, बट फिर भी मतलब इसका जो फील है वो लाजवाब है। एंड फ्रेंड्स, गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो भी मतलब काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये है कि जब इस गाड़ी को हम थोड़ा टाइट स्पेस के अंदर इधर उधर मतलब घुमाते हैं या रिवर्स करते हैं या इसकी कटिंग करते हैं स्टीयरिंग की, तो ये थोड़ा सा इरिटेट करता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है। और वहीं पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है वो काफ़ी हेल्प करता है, मतलब उसमें जो जोर है वो काफ़ी कम लगता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। इस गाड़ी की एक डाउन साइड ये है कि जो इसका इंजन है वो नॉइस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एंड जो उसकी नॉइस है वो कैबिन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आती है जब हम गाड़ी को रेव करते हैं या हार्ड रेव करते हैं। तो मैं आपको अभी इस गाड़ी को एक बार रेव करके इसकी साउंड चेक करवाता हूँ। तो इतनी साउंड हमें गाड़ी के कैबिन में सुनने को मिलती है जब हम इस गाड़ी को हार्ड ड्राइव करते हैं। एंड अगर बात पिकअप की करी जाए तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर हमें जो पावर है और जो पिकअप है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। एंड इस गाड़ी के अंदर हमें 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं। पहला है इको मोड, सेकंड है नॉर्मल मोड जिस मोड के ऊपर मैंने अभी गाड़ी को ड्राइव किया, एंड जो थर्ड है वो है पावर मोड। अगर पावर मोड को हम एंगेज करते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर खुले डुल्ले सड़क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिटी के अंदर इस पावर मोड को एंगेज करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। एंड मैं किसी को ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी इसको सिटी के अंदर पावर मोड को एंगेज करे। तो एक बार मैं इसका पावर मोड भी आप सभी को चेक करवा देता हूँ कि जो पिकअप है वो कैसा गाड़ी का एकदम से इमीडिएट बढ़ जाता है और जो पावर है वो नेक्स्ट लेवल चली जाती है इस गाड़ी की। तो फ्रेंड्स ये देखो, मतलब जैसे ही हम एक्सेलेटर के ऊपर पैर रखते हैं तो गाड़ी मतलब कब 100 क्रॉस करती है ये चीज़ हमें फील नहीं होती जब भी हम पावर मोड को एंगेज करते हैं। इसलिए इस पावर मोड को हमेशा मैं ऑफ करके रखता हूँ, और जो गाड़ी है मेरी वो 99% टाइम जो रेगुलर मोड आता है इस गाड़ी के अंदर उसी में चलती है। उस मोड के अंदर भी हमें जो पावर है वो कहीं भी मतलब कम फील नहीं होती, वो भी बहुत अच्छा मोड है ड्राइव करने के लिए। एंड अगर बात इसके इको मोड की करी जाए तो उसमें जो गाड़ी की पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है डेफिनेटली, और जो इसका पिकअप है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड इस गाड़ी के अंदर हमें ऑटो क्लाइमेट AC देखने को मिलता है जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। एंड अगर बात रेयर रो की करी जाए या थर्ड रो की करी जाए तो उनके लिए AC का सेटअप किया हुआ है टोयोटा ने, और ये चीज़ हमें स्कॉर्पियन के अंदर देखने को नहीं मिलती। उसके अंदर हमें जो रेयर पैसेंजर है उसके लिए इस कंसोल के पीछे 2 वेंट लगा के महिंद्रा ने दिए हैं, जो कि मतलब थोड़ी सी अजीब चीज़ है इतनी बड़ी मतलब गाड़ी के लिए। तो फ्रेंड्स ये था इस गाड़ी का ओवरऑल ड्राइव रिव्यू। एंड ये जो हमारी इनोवा क्रिस्टा है इसके अंदर 2.4 डीजल इंजन हमें देखने को मिलता है, और इस इंजन की मतलब खासियत ये है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मतलब किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, और ये जो माइलेज निकालता है वो भी काफ़ी अच्छी निकालता है। मेरी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो इसकी जो माइलेज मुझे सिटी के अंदर देखने को मिलती है वो कोई वही मतलब कि 13-14 के करीब देखने को मिलती है अगर अच्छे से इसको ड्राइव करें। और जो इसकी हाईवे पे मुझे माइलेज देखने को मिलती है वो मतलब ये लगा लो, अगर आप मतलब AC यूज़ नहीं कर रहे तो आपको जो माइलेज है इसकी करीब करीब कोई 16-17 किलोमीटर पर लीटर की देखने को मिलती है। और अगर वहीं पे हम स्कॉर्पियन के बारे में बात करें तो उसकी जो सिटी में हमें माइलेज देखने को मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर, क्योंकि मेरा जो वेरिएंट है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आता है, उसकी हमें माइलेज कोई 9-10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देखने को मिलती है। और अगर वहीं उसके हाईवे की माइलेज के बारे में बात करें तो उसकी जो माइलेज है वो कोई मैक्सिमम हमें कोई 12-13 किलोमीटर पर लीटर की देखने को मिलती है। तो इस केस के अंदर भी जो हमारी इनोवा क्रिस्टा है वो आगे निकल जाती है, क्योंकि इसकी माइलेज और इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिलायबल है। बस इसके इंजन का एक डाउन साइड हमें देखने को मिलता है कि ये जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है, जो कि हमें कैबिन के अंदर भी बहुत ईजीली सुनती है, और वो थोड़ा सा कभी कभी जो मतलब जिसको आदत नहीं है इस गाड़ी के अंदर बैठने की उसको थोड़ा सा इरिटेटिंग वो लग सकती है अगर हम इसे कंपेयर करें स्कॉर्पियो के इंजन की नॉइज़ के साथ जो कैबिन के अंदर आती है। स्कॉर्पियो के अंदर जो इंजन की साउंड आती है वो बहुत ही मतलब ना के बराबर आती है, और जो रोड की जो साउंड आती है वो भी एकदम ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है। तो इस केस में अगर रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो इनोवा क्रिस्टा आगे निकलती है। एंड अगर हम कम नॉइज़ के बारे में बात करें और एक जिसे हम बोलते हैं कि कैबिन के अंदर जो इंजन की साउंड है वो काफ़ी कम सुनाई दे, तो उस केस के अंदर हमारी जो स्कॉर्पियो है वो आगे निकलती है। एंड अगर हम बात करते हैं हाईवे क्रूजिंग की, अगर आपका हाईवे का जो ट्रिप्स वगैरह हैं वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं, हाईवे ड्राइव आपकी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके अंदर डेफिनेटली जो हमारी इनोवा क्रिस्टा है वो विनर है। और वो विनर इस वजह से क्योंकि इसका जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है, जैसे हमने पहले ही बात करी थी, और जो इसका इंजन है वो एक बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत शानदार इंजन है, और जिसके अंदर हमें जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है, इवन कि एट मतलब 170-160 पे मैंने इसको ड्राइव करके देखा है।
मैं मतलब जो इसको मैंने जो हाईएस्ट जो स्पीड पे मैंने इसको ड्राइव किया है वो ऑलमोस्ट कोई 190 या 195 के करीब थी, जिसमें ये गाड़ी बहुत स्टेबल चलती है। मतलब आपको बॉडी रोल बिल्कुल भी इस गाड़ी के अंदर फील नहीं होता। अगर हम हाईवे ड्राइव्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इस सिनेरियो के अंदर भी हमारी इनोवा क्रिस्टा बेटर परफॉर्म करती है। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है वो ये है कि गाड़ी की रिलायबिलिटी कैसी है। तो रिलायबिलिटी के मामले में टोयोटा का ये जो लोगो है हमें ये काफ़ी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये लोगो देखने के बाद रिलायबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। और अगर हम वही बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो एन के बारे में, तो स्कॉर्पियो एन का जो इंजन है वो भी काफ़ी रिलायबल है। 2.2 का जो इसका डीजल इंजन आता है, बट अभी मतलब फिर भी अगर हम उसको इनोवा के इंजन के साथ कंपेयर करते हैं तो वो उतना रिलायबल नहीं है जितना कि ये टोयोटा का 2.4 डीजल इंजन हमें देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं रीसेल वैल्यू की, तो ऑब्वियसली जो टोयोटा की गाड़ी है वो काफ़ी हाई रीसेल वैल्यू मेंटेन करती है मार्केट के अंदर। बट आजकल सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है इंडियन मार्केट का, क्योंकि जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो है इसकी भी रीसेल वैल्यू हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो रीसेल वैल्यू में मैं दोनों को बराबर ही बोल लूँगा। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी हमारी आज की ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।